नमस्कार साथियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं शक्ति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर या शक्ति राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कहते हैं कि अगर शक्ति नहीं होगी राजनीति में तो राजनीति समाज में जो अपने उद्देश्य है उसको पूरा ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए राज्य समाज के दूसरे जितने भी समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, उनमें अलग है, क्योंकि इसके पास पावर होती है अपनी नीतियों को लागू करने की, अपने उद्देश्यों को पूरा करने की। इसीलिए राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, शक्ति को लागू करने के लिए कौन कौन सी युक्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, इस पर चर्चा करने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति है क्या। परीक्षा में यहाँ से जो सवाल बनते हैं, छोटे प्रश्नों में शक्ति की अवधारणा को बताइए, फिर शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, टेक्निक्स ऑफ पावर क्या क्या हैं, या कोई परिभाषा पूछ ली जाती है। जैसे बायरस्टेड की परिभाषा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति को लेकर हेराल्ड लासवेल की भी अपनी एक अवधारणा है जो राजनीति में बहुत प्रभावशाली अपना महत्व रखती है, जिसको पढ़ा जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति एक गुण है या क्षमता है। एक ऐसा गुण है जिसको धारण करने वाला दूसरे लोगों के व्यवहार को अपने हितों के अनुरूप मोड़ पाने में कामयाब होता है। समझने की बात यह है कि शक्ति एक गुण है, ये एक योग्यता है या एक क्षमता है। ये जिस किसी व्यक्ति या संस्था में होती है, वो व्यक्ति और संस्था दूसरे लोगों के जो व्यवहार को अपने जो हित हैं उनके साथ मोड़ लेता है। अब इसको मोड़ने में बहुत से तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हर किसी को बंदूक की दम पे ही मोड़ा जाए। किसी के अपने व्यक्तित्व में करिश्माई महत्व होता है, तो वो उनके प्रकारों पर हम आएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है, ये व्यक्ति के जीवन में भी होता है, ये राज्य के जीवन में भी होता है। जो जिसे भी हम ये कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति, राज्य या देश शक्तिशाली है, तो हम ये बता रहे होते हैं कि वह अगर देश शक्तिशाली है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर वो अपने हितों को सिद्ध कर पाने की स्थिति में है। यानी कि जो उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह रखता है तो उन उद्देश्यों को वह पूरा कर लेता है। तो हम ये बता रहे होते हैं, अगर हम किसी देश के शक्तिशाली होने का दावा करते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति के शक्तिशाली होने का दावा कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो उसे उचित लगता है या वो जो अपने लिए वो बेहतर समझता है वो कर पाता है, और उसके करने में जो दूसरे लोग बाधा पहुंचा रहे हैं वो उनको सही कर लेता है, उनको मना लेता है, या उनको जो मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर लेता है। तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति शक्तिशाली है। तो ये शक्ति के साथ जो जुड़ी मुख्य अवधारणाओं में से एक है ये। तो ये तो भाई रही बात शक्ति क्या है। तो फिर मैं बता देता हूँ, शक्ति एक गुण है जिसको धारण करने वाला व्यक्ति या संस्था या देश दूसरे
या अपने प्रतिपक्षी या दूसरे के व्यवहार को अपने हितों के अनुरूप मोड़ लेता है। तो ये तो रही बात शक्ति की अवधारणा की। अब कई बार कुछ मिलते जुलते शब्द आ जाते हैं कि भाई शक्ति और बल में क्या अंतर है। बल का मतलब फोर्स है और शक्ति पावर है, तो पावर और फोर्स का अंतर क्या है। तो यहाँ हमने आगे इसमें जिक्र करेंगे कि शक्ति के बहुत से रूपों में से एक रूप है, उसका एक प्रकार है बल, फोर्स। तो फोर्स अपने आप में एक हार्ड पावर है जिसमें पुलिस, सेना ये सब बल का इस्तेमाल करते हैं, या बल जिनके पास होता है, जो जिनके पास बंदूक होती है, डंडे होते हैं, आंसू गैस के गोले होते हैं, जेल होती है। बल पर वहाँ मसल्स का इस्तेमाल जहाँ अपनी बात को मनवाने के लिए किया जाता है तो वो बल हो जाता है। आधुनिक समय में जो बल प्रयोग के लिए जो अलग अलग हथियार आए हैं वो अपनी जगह हैं। पहले राजा महाराजाओं के दौर में जिस देश की बड़ी सेना होती थी, पराक्रमी सेना होती थी, वो उतना ही बलशाली माना जाता था और वो दूसरे राज्य तक अपनी शक्ति का, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। तो ये तो बल और शक्ति का अंतर है। तो यानी कि शक्ति का एक रूप है बल। दूसरा आता है कि शक्ति और प्रभाव का क्या अंतर है। जिस तरह बल शक्ति का एक रूप है, उसी तरह प्रभाव भी शक्ति का एक रूप है। प्रभाव में व्यक्ति किसी को, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उस पर अपने व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक असर डालता है और उसके जरिए अपनी मांगों को मनवा लेता है। ये शक्ति और प्रभाव का अंतर है। कुछ लोग इतने करिश्माई व्यक्तित्व के धनी होते हैं कि लोग उनकी बातों को ना नहीं कह पाते हैं या उनके अनुयायी बन जाते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो ये मामला प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो प्रभाव में बल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में ही वो गुण होता है जिसका लोग अनुकरण करते हैं, जिसके आदेशों को ना नहीं कह पाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को वो गिरा नहीं सकते। कहा भी जाता है कि जैसे गांव में एक बाबा, मैं आपकी बात को ना नहीं कह सकता, मैं आपका इतना सम्मान करता हूं कि आप मुझे ये कहेंगे कि इस कुएं में कूद जा, तो कूदूंगा भी नहीं तो झुक के ज़रूर देखूंगा। तो ये सब बातें गांव में जो प्रचलित रही हैं कि कोई पूर्व सरपंच है या कोई और जिनकी सामाजिक हैसियत बहुत बड़ी है, तो लोग उनकी बातों को तवज्जो देते हैं। तो ये मामला शक्ति और प्रभाव का है। अब बात करते हैं कि शक्ति के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो वैसे तो हमने ये बल और प्रभाव के ज़रिए दो प्रकारों पर हमने जिक्र किया है। इसी तरह हम इनका दोबारा से भी जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना पड़ेगा। कई बार छोटे सवाल में पूछ लिया जाता है कि शक्ति और बल में क्या अंतर है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि टाइप्स ऑफ पावर बताइए, यानी कि शक्ति के प्रकार बताइए, तो शक्ति के प्रकारों में पहले आता है जो शारीरिक बल या फिजिकल पावर, जिसे हार्ड पावर भी कहते हैं। ये इसका होने का मतलब है कि सेना का होना, बड़ी सेनाएं, विशालकाय सेनाएं, अत्याधुनिक हथियारों का होना, पुलिस बल का बड़ी मात्रा में होना और उसका अत्याधुनिक हथियारों के साथ संपन्न होना। तो ये इसको हम कहते हैं कि भाई उसके पास ये जो पावर का फिजिकल रूप है कि वो बलशाली है। कि तुलना करते हैं कि आज चाइना की सेना इतनी बड़ी है, भारत की इतनी है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, रशिया की, फ्रांस की, सब बातें हम करते हैं। तो हम ये पावर, फिजिकल पावर की बात कर रहे होते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के दौर में फिजिकल पावर के रूप बदले हैं। राजा महाराजाओं के दौर में या पुराने वक्त में सेना कितनी बड़ी है ये मायने रखती थी। आज ये मायने रखती है कि सेना
किस देश के पास परमाणु हथियार है, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो तलवारों की लड़ाई नहीं है, बंदूकों की लड़ाई भी बहुत छोटी रह गई है। अब तो व्यापक विनाश के हथियार आ गए हैं। और आज 6 अगस्त है और हिरोशिमा और नागासाकी में इन्हीं 1-2 दिन में ही बम डाले गए थे, परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये सब क्या हुआ था? दूर बैठे अमेरिका ने सिर्फ 2 पायलट भेजे थे जापान के लिए। दोनों ने 2 शहरों पर बम गिराए और पूरे शहर कुछ समय में ही भाप बन गए, भस्म हो गए। अब उसमें बड़ी बड़ी सेनाएं क्या करेंगी? कुछ भी तो नहीं कर सकती। तो आज जिन्हें हम फिजिकल पावर के रूप में ज़्यादा मान्यता देते हैं, आमतौर पर वो देश आते हैं जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये तो हैं ही हैं। और कुछ देश, उत्तरी कोरिया जैसे, ईरान जैसे देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो एक कोशिश में है कि वो एक पावरफुल स्थिति में आए। तो ये तो हम फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं। दूसरी जो पावर का जो रूप है वो है मनोवैज्ञानिक शक्ति। जब हम राष्ट्र के रूप में, जब हम मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो पावर है, इसको जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि किसी देश की जो इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उनकी जीवन शैली है, उसको दुनिया में पसंद किया जाए, उसका अनुकरण किया जाए। इससे उस देश की मनोवैज्ञानिक शक्ति बढ़ती है, जिसका एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक जो शक्ति है, ये एक सांस्कृतिक प्रभुत्व का रूप है कि जैसे अमेरिकी कल्चर है वो दुनिया भर में छा जाए। अमेरिका का जो मैकडोनल्ड है, अमेरिका की लैंग्वेज है, अमेरिका का पहनावा है, वहाँ का खान पान है, या वहाँ जो लोग जाएं वो ये कहें कि वाह भाई, दुनिया में स्वर्ग तो अमेरिका में ही है। वहाँ की कानून व्यवस्था, सब चीज़ें लोगों को पसंद आए। जीवन मूल्य, लोगों को आज़ादी, राज्य का जो नियंत्रित स्वरूप, हर बात लुभावनी लगे, तो वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है। ये सॉफ्ट पावर कहलाती है। ये दुनिया के देशों को, अगर ये पावर है तो वो उस देश की तरफ लोगों को आकृष्ट करता है। और जब लोग आएंगे तो पर्यटन या दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री भी आएगी, तो ये सारे काम होते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है। हर देश अपनी जो गौरवशाली इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को दुनिया भर में फैलाते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में जब भारतीय संस्कृति, धर्म, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की जब बात कर रहे थे, तो वो भारत की सॉफ्ट पावर को ही बढ़ा रहे थे। उससे पहले तो भारत को ये माना जाता था कि ये सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, असभ्य है, इसका अपना कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी गौरवशाली है, हमारी संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं वो कितने बेहतर हैं, और मानव प्रगति की कितनी आसान राहें वहाँ से निकलती हैं। तो इन सब का जो जिक्र किया, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। फिर हम बात करते हैं शक्ति का ही एक रूप है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का मतलब है कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हो जाना। और आज जो दुनिया में देश हैं वो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। ये दौर है दुनिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, निजीकरण का दौर है। इस दौर में दुनिया भर के देशों में ये होड़ मची है कि वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को विश्व भर के बाज़ारों में पहुंचा दें।
और चाइना इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो बात है ये आर्थिक शक्ति के रूप में आती है, और जब जिस देश के पास ये आर्थिक शक्ति होती है तो वो देश दूसरे देशों के व्यवहार को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके पास पैसे की पावर होती है। वो अपने वहाँ वस्तुएं सेवाएं पहुंचाता है, वहाँ की कंपनियों को अपने यहाँ जॉब देता है, लोगों को रोज़गार देता है। आज अपने यहाँ चाइनीज़, जापानी जो भी कंपनियां भारत में हैं तो वहाँ उत्पाद करती हैं, माल बेचती हैं। जिन क्षेत्रों में वो कंपनियां लगती हैं वहाँ के लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिलता है। तो ये सब आर्थिक शक्ति में आता है। आर्थिक शक्ति के बाद जो शक्ति का अगला रूप है वो है जो सैन्य शक्ति, या जो उसके बारे में हमने आपको पहले बता ही चुके हैं कि जो फिजिकल पावर में ही आ जा रही है। अब कुछ बात कर रहे हैं हम कि जो टेक्निक्स ऑफ पावर हैं, कि पावर को लागू करने की जो विधियां क्या है, तकनीक क्या है। तो जैसे आपने कौटिल्य के दौर में पढ़ा होगा, साम दाम दंड भेद की जो नीति है, तो इसमें भी होता है कि पहले समझाना होता है। किसी भी राष्ट्र से हमारा कोई हित टकरा रहा है तो हम पहले बातचीत करेंगे, समझाएंगे, और उससे फिर वो अगर वो मान जाता है और हमारे हितों के अनुरूप हो जाता है तो हमारे हित सिद्ध हो जाते हैं। तो ये हो जाती है साम, हो जाता है, उस एक तरह से समझाना हो जाता है। फिर है अगर समझाने से भी बात नहीं बन रही है तो हम उसे प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं कि आप हमारी ये बात मान लेंगे तो हम आपको ये फ़ायदा देंगे। तो ये बात आती है प्रलोभन के अंतर्गत। प्रलोभन से भी वो नहीं मान रहा है तब हम उसे दंडित करते हैं या फिर उसे बल प्रयोग का हम सहारा लेते हैं। सैन्य हस्तक्षेप करने का मामला है, जैसे अमेरिका है वो अभी ईरान पर कभी आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, दुनिया से अलग थलग कर रहा है। इसी तरह का मामला उन्होंने इराक के मामले में किया था। लास्ट में अपनी सेना ईरान पर उतार दी और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सज़ा दिलवा दी और मृत्युदंड मिला उसे, और उनके जितने भी वहाँ अवशेष थे सबको तहस नहस कर दिया। तो ये सब क्या था, ये बल का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये शक्ति को विधियाँ लागू करने की कुछ विधियाँ होती हैं। तो ये रही है शक्ति की अवधारणा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसके बारे में जो बेसिक बात है उसको समझे हैं, और इसे कैसे क्या परीक्षा में पूछा जाएगा इसके बारे में हम इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे।